हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन राजस्थान ज्योग्राफी के इंडियन मतलब पीवाईक्यूज कर रहे थे 2025 के आरपीएससी के तहत। जिससे पूर्व हैं वो दो वीडियो आ चुके हैं, जिसके तहत अपन 40-50 एक प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी के डिस्कस कर लिए है। उसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियो की लिंक है, वहाँ से जाके आप हैं वो पुराने वीडियो देख सकते हो। अपन 2025 के प्रश्न ले रहे हैं आरपीसी जनवरी से लगाकर अभी हाल ही में एसआई टेलीकॉम तक सारे प्रश्न ले रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, जिसके तहत हैं वो लगभग सारे प्रश्न लगभग राजस्थान ज्योग्राफी में 60 से 70% प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। तो उसी के तहत अपन 360 डिग्री है वो उसका मतलब एनालिसिस कर रहे हैं अच्छे से। तो बिना देरी की ओर पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अपन पहले प्रश्न की ओर यहाँ तक अपन लगभग कर लिया था। तो उसी के तहत अब अगले प्रश्न 27 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न ये अच्छा प्रश्न है निश्चित रूप से। 27 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष जारी की थी। ये ऐसे आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब पहले भी जैसे आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 वाली नहीं 23 वाली में थी, उसमें भी पूछा गया था कि भाई कितनी अथॉरिटी, उस समय चर्चा में था, शायद उसका आंसर 44 था। लेकिन इसकी बात करें तो ये नियम कब बने थे? ऑप्शन में 2017, 2016, 2019, 2018। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? 2018। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहली बार मतलब देखने को मिला है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? 2018 के तहत इसकी स्थापना हुई। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। वापस ये प्रश्न है वो रिपीट हो सकता है। और ये जो अथॉरिटी बनी है इसके तहत है वो मतलब इसकी अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट बना के वन मंत्री, जो वन मंत्री होता है, वर्तमान वन मंत्री कौन है? संजय शर्मा है, शायद अलवर विधानसभा से क्षेत्र से आते हैं, अलवर से आते हैं वो। संजय शर्मा वन मंत्री है। और 12 एसीएस इसके सदस्य होते हैं। कौन से? 12 एसीएस इसके मतलब सदस्य होते हैं। और चीफ सेक्रेटरी और अन्य 12 प्रमुख जो मतलब डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं वो सारे इसके क्या होते हैं? सदस्य। अध्यक्ष होता है कौन? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी कौन अध्यक्ष? वन मंत्री होता है। ये कब बनी? 2018 में बनी। एक तो ये चीजें याद रखनी, इससे स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे बनाया जा सकता है कि चीफ सेक्रेटरी इसका अध्यक्ष होता है, नहीं, वन मंत्री होता है। ठीक, एक तो ये याद रखना है। उसके अलावा राजस्थान में यदि मतलब अपना बायो जो ये रामसर साइट की बात करें, ये रामसर साइट की बात करें तो अपने राजस्थान में 4 है। पहले तो सबसे पहले केवला देवी बनी थी। कौन सी है? केवला देवी। केवला देवी कब की बनी हुई है? ये 1981 की है। और 1981 की है। साइबेरियन सारस पक्षी है, उसके लिए है। और है कहाँ पे? भरतपुर में। ये तो अपन को पता है 1981 में। 1 नंबर। और उसके बाद में 2 नंबर कौन सी है? सांबर है। और सांबर कब है? तो इसी डिकेड के अंदर और लास्ट ईयर में अंदर मतलब 1990 के अंदर इसी। और कहाँ पे है सांबर? जयपुर में है सांबर। और ये किसके लिए? कुर्जा पक्षी के लिए। और वो है साइबेरियन सारस के लिए। ठीक, ये अपन दोनों ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद में वेरी महत्वपूर्ण रामसर साइट की बात करें तो तीसरी अभी बनी है 2025 के अंदर। ये आप लोगों को याद करनी चाहिए, मैनार। कौन सी? मैनार कहाँ के है? उदयपुर में है। और कब बनी? 2025 में। और मैनार को क्यों जाना जाता है? बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, जिस लोगों के मतलब नोट्स अपडेट नहीं है वो लिख लें। एक तो ये मैनार बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है। और चौथे नंबर कौन सी बनी है? खींचन गांव है। कौन सी? कुर्जा पक्षी के लिए। खींचन किसके लिए? कुर्जा पक्षी के लिए। और खींचन कहाँ पे पड़ती है? फड़ौदी में। और ये भी कब बनी? 2025 में। जिन लोगों के पुराने नोट्स हैं उनमें 2 ही लिख रखी है, तीसरी और चौथी है वो आप अपडेट कर लें। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 2 मैनार रामसर साइट और बन गई है 2025 में। मैनार, उदयपुर, खींचन, कुर्जा पक्षी 2025 के अंदर बनी। ये फलोदी के अंदर है। और मैनार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैसे में ये अनावश्यक फैक्ट तो नहीं है, कह सकते हैं। ये यहाँ पर बारूद की होली खेली जाती है। कैसी? बारूद की होली खेली जाती है मैनार गांव। हिस्ट्री में आपने शायद, मुझे लग रहा है, पढ़ा होगा आपने निश्चित रूप से। मैनार तो अब अपना कितनी रामसर साइट राजस्थान में हो गई? केवला देवी, सांबर, मैनार, उदयपुर बर्ड विलेज के रूप में, खींचन कुर्जा पक्षी के लिए फड़ौदी में 2025 में। और ये 4 हो गई। 2018 में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनी जिसके अध्यक्ष वन मंत्री होते हैं। 12 एसीएस इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न पुटअप हो सकता है, करंट वाले आप दोनों नाम याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वो अपना क्या है? ये मतलब सिंचाई परियोजना दे रखी है, इधर मिलान कर रखा है भाई कौन सी सिंचाई परियोजना किससे।
तो काली छापी रेवा रे ये अपने खूब बार डिस्कस कर लिया इसी वीडियो, मतलब पिछले वीडियो में जो 1 नंबर और 2 नंबर आए, पहली बार देख रहे हैं वो अपन पुराने वीडियो देख सकते हैं, जहां से अपन ने जनवरी 2025 से उल्टे चल रहे हैं। अभी एसआई टेलीकॉम तक उल्टे जितने भी प्रश्न पत्र, लगभग 15-20 प्रश्न पत्र आरपीएससी ने आयोजित किया है, केवल आरपीएससी के प्रश्न दे रहे हैं, उनका लेवल अच्छा है, वापस आरपीएससी में आया जा सकता है। कर्मचारी चयन बोर्ड के तो लगभग 90% प्रश्न है वापस रिपीट होते हैं, और वो लेवल भी सिंपल होता है, उनको अपन नहीं ले रहे हैं, केवल आरपीएससी प्रश्न ले रहे हैं, और प्रत्येक प्रश्न को ले रहे हैं। किसी भी एग्जाम में चाहे 2 प्रश्न भी आए हैं तो उन प्रश्नों को भी ले रहे हैं, चाहे 10 आए हैं चाहे 15 आए हैं, जहां भी राजस्थान ज्योग्राफी जनवरी से लगा के नए पैटर्न से जो प्रश्न आ रहे हैं उन सभी को ले रहे हैं। तो छापी अपन ने पढ़ा है खूब बार, कहाँ है, झालवाड़ा में है, तो ए से 1 होना चाहिए, 1 से 1 2 में है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, क्रॉस हो गए। आप एलिमिनेशन मेथड से ऐसे काटें जिससे आपको क्या है कि मतलब जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचा जाए और टाइम बहुत कम लगेगा, तो आप दोनों में देखना है फिर, ठीक है। उसके बाद में देखना है कि बेबी पर गिलास वाला जो अपन ने पढ़ा था 12 में है, बी से क्या है 2 है, तो बी से 2 कौन से में है, तो इसमें। तो आपको निश्चित रूप से ये नीचे अडवाना कहाँ है, ये निश्चित रूप से आपने पहली बार ही पढ़ा होगा। सी से 3, सी से कहाँ है, अडवाना कहाँ है, भीलवाड़ा में, तो आगे एक नोट्स में ये लिख लें, भीलवाड़ा में अडवाना है। सावन भादो कहाँ है, कोटा में है। सावन भादो तो अपन वैसे ही पढ़ रखा है, सभी नोट्सों में है, सम्मिलित भी है, और जिसके अडवाना नोट्सों में सम्मिलित नहीं है वो लिख लें भीलवाड़ा में। अलग जो तथ्य आ रहे हैं वो अपने एड ऑन करते रहें, ताकि मतलब एग्जामिनर की दृष्टि है वो कभी ऐसे भी सीधा ही 1 लाइनर का पूछ सकता है, अडवाना है, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, ऐसे ऑप्शन देके बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं पूछा है, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। तो दोस्तों राजस्थान की बात करें तो अपने मतलब पता है कि भाई ये दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो मतलब दक्षिण क्षेत्र, तो मतलब दक्षिण क्षेत्र ये नीचे वाला है, यहाँ दक्षिण क्षेत्र, यहाँ मुख्य रूप से मक्का की कृषि होती है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, मक्का। और उसके बाद में है दक्षिण, मतलब दूसरा नंबर है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कौन सा, कोटा, बूंदी, बारा, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इधर थोड़ा थोड़ा मक्का, मतलब ये अपने सरसों का उत्पादन होता है। उसके बाद में पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी जैसे भरतपुर, अलवर, यहाँ तो मक्का मतलब क्या अपने सरसों को पैदावार होती है, अच्छी पैदावार होती है। भरतपुर में सरसों अनुसंधान के अंदर भी है, सेंवर भरतपुर के अंदर। और उसके बाद में उत्तरी क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर भी तो अपने इधर तो सारी लगभग कृषियाँ होती ही हैं, तो यहाँ भी होता है। कहने मतलब ये मक्का वाला है ना दक्षिण क्षेत्र, इसके अंदर है वो मतलब सरसों का उत्पादन नहीं होता है। तो अपन याद रखना 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 दक्षिण क्षेत्र में नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये भी ठीक लेवल का प्रश्न था, ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। मोरैन, चाप और इरऊ सहायक नदियां हैं। ये भी काफी ऐसे मतलब अलग अलग के कभी मिलान वाले प्रश्नों से, कभी ऐसे इसने 3 देखी है, तो इसका जैसे किसी ने ट्रिक ऐसे बिना ट्रिक के याद कर रखा है उनके लिए अच्छी बात है। वैसे अपन ट्रिक से याद करते हैं। ए अन्ना, अन्ना 4 पाई में सो जा, 4 पाई में सो जा, ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए से क्या है, एसो, अन्नास, 4 पाई से क्या है, चाप, चाप। और उसके बाद में मे से क्या है, मोरैन, ये याद रखें आप, वेरी इंपॉर्टेंट है मोरैन, इन पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट है मोरैन, क्या है, मोरैन, मोरैन। उसके बाद में स से क्या है, सोम, और सोजा, जा से क्या है, जाखम। ये किसकी है, माई की सहायक नदियां हैं। जिसको सीधी याद है उनको बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो ये ट्रिक है, याद रखें आप, याद रख सकते हैं। ए अन्ना 4 पाई में सोजा, ए से एसो, अन्ना से अन्नास, चा से 4 पाई, 4 पाई से चाप, और मैं से मोरैन न है, और सो से सोम, जा से जाकम, क्या है, मोरैन न, और चाप, इराऊ, इराऊ और सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदियां हो जाएगी, तो ये अपने माई नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। याद रखें आप, ये इराऊ और मोरैन मतलब पर्सनल एक एक देके भी कई बार पूछी हुई है, तो मोरैन सहायक याद रखें, क्योंकि एक इसकी जैसी और है, आगे अपन देखेंगे मोरैन ल भी आती है, वो अलग जगह बनास की सहायक नदी है। मोरैन किसकी है, मतलब ये हमेशा ऑप्शन में देते हैं, मोरैन कंफ्यूज करने वाली है, तो आप याद रखें ये माही की सहायक नदी है। बाकी सहायक नदियां कौन सी है, ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। लवणीय मृदा किस अगला प्रश्न है कि लवणीय मृदा किस जिला और युग में पाई जाती है, भरतपुर और धौलपुर में, जालोर और बाड़मेर में, दौसा और सवाई माधोपुर में, चूरू और झुंझुनू में। तो दोस्तों ऐसी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। लवणीय मृदा अपने सामने राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, पश्चिम राजस्थान में जो ये इलाका है, ये जालोर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, और नीचे मतलब कुछ इलाका जैसे जोधपुर का भी ले सकते हो, पश्चिमी इलाका। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। लवणीय मृदा है, और इसमें क्या है मतलब एक तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है,
और एक लवण ज्यादा पाया जाता है, ये याद रखें आप, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, और ह्यूमस की मात्रा भी कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? तो कोपेन के अपन पता है कि कोपेन ने मतलब 4 भागों में बांटा था सामान्यतः। कितने में? 4 भागों में कोपेन ने बांटा था। एक तो ये वाला इधर था, इधर कौन सा था? BWSW, और यहाँ दूसरे वाला था यहाँ ये BSHW, बी कौन सा? BSHW। और उसके बाद में ये इधर वाला कौन सा था? ये था AW, नहीं CWG, गंगावाड़ा मैदान, गंगेटिक मैदान, CWG। और नीचे वाला क्या है? AW, ये। ठीक, उसके बाद में ये बोल रहा है कि भाई अपने कोपेन के अनुसार कौन से जिलों में उष्ण वो आर्द्र वाला कौन सा है? अपने उष्ण और आर्द्र की बात करें तो ये कौन सा है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ऐसे ना उष्ण आर्द्र बोलते हैं। उष्ण आर्द्र वाला वो गंगेटिक मैदान वाला है, और ये अपने मतलब शुष्क और अशुष्क वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AW वाला। इसमें कौन से जिले? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नीचे कुछ जिले राजसमंद है, उदयपुर है, ये वगैरह जिले आते हैं। तो AW वाला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न अपन को मैप, राजस्थान में ज्योग्राफी में छोटा सा मैप बना के आप कुछ प्रश्न जो कंफ्यूजिंग वाला है उसको फटाफट कर किया जा सकता है। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है? तो मैंने उस समय ही बता दिया था आपको, ये सारे सारे अपने हरिमोहन सक्सेना की बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसमें से खनिज पढ़ना है। क्योंकि जो अपने जो मतलब ऑथेंटिक बुक वगैरह, ऑथेंटिक तो नहीं कैसे, ये जो सारे मार्केट में नोट चल रहे हैं उसमें खनिज वाला टॉपिक एक व्यक्तिगत रूप से आप माने खनिज वाला टॉपिक उस PDF से पढ़े। आपको मैं अलग से PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा खनिज वाले टॉपिक की, आप उससे पढ़े ताकि आपको फायदा मिल सके। अब देखो ये अपन मुल्तानी मिट्टी इतना ही पढ़ते थे बाड़मेर में, और मिलती है, और बीकानेर मिलती है दूसरे नंबर पर। अब उसने क्या है कि वो अंदर चला गया, उसके अंदर बाड़मेर मुल्तानी मिट्टी कौन कौन से इलाकों में मिलती है, कौन कौन से नई इलाकों में मिलती है। तो अपन को याद रखना है कि खनिज वाले टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से, यदि मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो मतलब खूब सारे इस तरह के, जैसे एक है मूद, एक मूद हो गया, एक पलाना हो गया। अब पलाना अपन क्या है कि लिग्नाइट कोयलों में पड़ा है, अपन काट सकते थे कि भाई पिलाना में नहीं है तो फटाफट ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो पिलाना में भी मिलती है। उसके बाद में क्या मिलती है? एक केसर देसर, कौन सा है? नाम अच्छा है, केसर देसर, या केसर जैसा हो जाता है मुंह, मुल्तानी मिट्टी मुंह पे लगाते हैं। तो केसर देसर किसका है? मुल्तानी मिट्टी का है, वापस आ सकता है। ये देखो केसर देसर उसने ऑप्शन दिया है, केसर देसर हो गया। उसके बाद में बाड़मेर में कहाँ मिलता है? ये बाड़मेर में कपूरडी है, कहाँ है? कपूरडी, जहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है, अपन पढ़ा था कपूरडी है। रोहिला बाड़मेर के जो लोग हैं उन्होंने सुना होगा, रोहिला गांव पड़ता है बाड़मेर के पास में ही, रोहिला में मिलती है। और एक है गुरानदास, कौन सा है? गुरानदास, एक है गुरानदास है। और इसके दीप की ढाणी, कौन सी? दीप की ढाणी, दीप जी की ढाणी नहीं, दीप की ढाणी, ये भी कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर वाले मुल्तान मिट्टी कौन से है? दीप की ढाणी हो गई, उसके बाद में कपूरडी हो गई, उसके बाद में रोहिला हो गया, उसके बाद में गुरानदासर हो गया। और ये कुछ बीकानेर के हैं, मूंद है, पलाना है, केसर देसर है। और उसके बाद में ये कुछ हो गए। और उसके बाद में जैसलमेर की बात करें तो मंड और मंडाई, जैसलमेर में कहाँ पड़ती है? मंड और मंडाई, ये कुछ इलाके हैं, रेवेन्यू विलेज वगैरह है, वहां भी क्या मिलती है? ये मिलती है अपने मुल्तानी मिट्टी। इसमें दिया है कि कपूरडी में बिल्कुल मिलती है, पलाना में बिल्कुल मिलती है, केसर देसर मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है? मोकासर में नहीं मिलती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप याद रखें, ये लिख सकते हैं, जिसको मतलब टॉपिक हार्ड लगे वो तो यहाँ से लिख ले, याद कर ले। ये कुछ अपन क्या है कि ऑप्शन ये पुराना सुना हुआ होता अपन लिख रहे हो, या कपूरडी सुन रखा होगा, कोई आदमी ये कर देगा, ये मोकासर पर पहुंचेगा नहीं, क्यों नहीं सुन रखा हो सकता है भाई यही होगा सामान्यतः। अपन पहली बार सामान्यतः सोचते भी नहीं, लेकिन वो हरिमोहन सक्सेना साहब भी उसमें ये सारे लिख रखे हैं आगे आगे। तो अपन एक एक खनिज डेली पढ़ के, ये खनिज वाला प्रश्न एक ऐसा है कि वो आएगा ही आएगा। और सामान्यतः आजकल का उनका लेवल बहुत अच्छा है। पहले तो मतलब क्या है कि ऊपर सीधा ही पूछ लेते, तांबा पाया जाता है, खेतड़ी, लोहा पाया जाता है, मतलब नीमला, रायसेला, तो अपन ऑप्शन फटाफट निकाल देते थे। और मुल्तानी मिट्टी इतना ही पूछते थे कहाँ मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, तो अपन सीधे पता नहीं मिलती है, जोधपुर में लिख कर देते। आजकल वो बाड़मेर में, जैसे मतलब बीकानेर में तो अंदर वाले स्थान पूछता है, लोकेशन पूछता है, इसलिए थोड़ा सा डीप से पढ़ने की जरूरत है। अपन ये नोट्सों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, अपन प्रश्नों की पैटर्न समझना है। भाई ऐसा पूछ रहा है तो अपन को बदलना पड़ेगा, नहीं तो अपन प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी कोचिंग के भक्त हो जाएगा, उसने नहीं लिख रखा तो अपन पढ़ेंगे नहीं। अपन को प्रश्नों के हिसाब से चलना है, न कि कोचिंगों के हिसाब से। कोचिंग वो तो अपना
दुकान जमाने के लिए कर रहे हैं। तो अपन को मतलब प्रश्नों, इसीलिए तो अपन ये प्रश्न पर कर रहे हैं ताकि प्रश्नों की प्रकृति समझें, अपन पैटर्न किस अनुसार पढ़ना है, कौन सी चीजें याद रखनी है, ये आपको हेल्प कर सके। इसीलिए आप इसको पैटर्न समझ ले, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। 2011 के अनुसार राजस्थान ने किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात अंकित किया है? मैंने पहले ही बता दिया, जनसंख्या के 3 ही टॉपिक महत्वपूर्ण है। एक तो लिंगानुपात हो गया, एक बाल लिंगानुपात हो गया, साक्षरता। इनमें से मतलब यदि एग्जामिनर जनसंख्या से प्रश्न पूछ रहा है तो 90% प्रश्न है वो इन तीनों टॉपिकों से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछा, ये वापस पूछा है। अभी तक हमने केवल इन 3 टॉपिकों में प्रश्न किए, कम से कम 10 एक एग्जाम और प्रश्न पत्र कर लिए। देखो ये पूछ रहा है कि भाई ये कहाँ है, क्या मतलब न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात की बात कर रहा है। लिंगानुपात अपन पहले ही बात कर लिए, कितने हैं, 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। और उसके बाद में सर्वाधिक कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में लिंगानुपात है। और उसके बाद में राजसमंद में, याद रखें राजसमंद में है दूसरे। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, धौलपुर में। सबसे राजावाड़ा इलाका है, वह लिंगानुपात क्या है, वह पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है पुरुषों की तुलना में। धौलपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, क्या है, जैसलमेर हो गया, धौलपुर हो गया। उसके बाद में करौली में भी क्या है, राजवंश था तो करौली। ठीक, ये कम इलाके हैं। और ये सर्वाधिक वाले आदिवासी इलाके हैं। लिंगानुपात वो मतलब इतने लिंग भेद वो यहाँ पढ़े हुए लिखे भी नहीं है और अपने समझते महिला पुरुष बच्चे और बच्चियों में भेदभाव भी नहीं कर पाते हैं। तो ये तो है ऑल ओवर की बात। और उसके अंदर भी ग्रामीण की बात करें, किसकी, ग्रामीण की। ये बोल रहा है ग्रामीण के अंदर भी अपन देखें तो ग्रामीण के अंदर लिंगानुपात ज्यादा होगा। ग्रामीण के अंदर की बात करें तो ऑल ओवर ग्रामीण कितना है, 933। अब देखो ऐसे बोल स्टेटमेंट बना सकता है कि ऑल ओवर लिंगानुपात से ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है। 933 उसका 928 है, 933 है, बिल्कुल ज्यादा है। कितना है, संख्या भी याद करें, आजकल ऐसे प्रश्न पूछा रहे कितना ज्यादा है तो आप देख लो 28 में 33 घटा लो, पीछे कितना बचा है। उसके बाद में और इसमें सर्वाधिक ग्रामीण इलाकों की सर्वाधिक बात करें तो पाली का ज्यादा है। पाली में बिल्कुल मतलब ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पाली में बहुत ज्यादा है, 1003 है। मतलब पुरुष 1000 है तो महिलाएं 1003 है पाली में, ध्यान रखें आप। ये एक ऐसा जिला है जो 1000 से ऊपर है, एकमात्र जिला। ये पहले एग्जाम में आज से 2-4 साल पहले शुरुआत जब जनसंख्या के डाटे आए तो सबसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले यही था। आजकल तो नहीं पूछते, उनको पता है कि सब लोगों ने याद कर लिया होगा। तो पाली है, उसके बाद में राजसमंद है दूसरे नंबर। तो उधर भी राजसमंद है, ऑल ओवर में भी देखो, ऑल ओवर में भी राजसमंद है, इधर भी ग्रामीण में भी राजसमंद है। पहले नंबर पाली आ जाएगा। पाली देखो कितना है, 928, 933 और ये 1003 है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में कम कहाँ हो जाएगा, कम जहाँ धौलपुर और करौली में, क्या कम कहाँ हो जाएगा, पहले नंबर धौलपुर और यहाँ जो तीसरा नंबर है ना करौली, ये ग्रामीण इलाकों में कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में शहरी इलाकों की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें तो अपन शहरी इलाकों में सर्वाधिक शहरी इलाकों कितना है, पहले ये तो है 914, बहुत कम है। ग्रामीण 933 है या 914 है और 928 से कितना कम है, ये भी आप याद रखें। और सर्वाधिक कहाँ है, शहरी इलाकों, मुस्लिम जनसंख्या टोंक में पड़ती है तो सर्वाधिक लिंगानुपात शहरी इलाकों की बात करें तो टोंक में है। उसके बाद में बांसवाड़ा में, ठीक, सर्वाधिक कहाँ है, बांसवाड़ा में। उसके बाद में बात करें तो सबसे कम कहाँ है शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में कम कहाँ है, जैसलमेर में। और उसके बाद में दूसरा नंबर पड़ता है धौलपुर में, जैसलमेर और धौलपुर। ठीक, ऑल ओवर डूंगरपुर और राजसमंद में ऑल ओवर कितना है, 928। ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक कहाँ है, पाली में कितना है, 1003 है। और उसके बाद दूसरा नंबर राजसमंद है। सबसे ग्रामीण इलाकों में सबसे कम कहाँ है, धौलपुर में। उसके बाद में करौली में। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो टोंक में है, बांसवाड़ा में। कम कहाँ है, जैसलमेर और धौलपुर में है। तो याद रखें 914 इसका। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि न्यूनतम ग्रामीण कहाँ हो जाएगा, धौलपुर में। और नगरीय लिंगानुपात मतलब न्यूनतम नगरीय में भी और ग्रामीण में भी इधर धौलपुर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, इधर धौलपुर हो जाएगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न मतलब कहना मतलब इसमें ये हो जाएगा, आगे वाला क्या पूछ रहा है, ये हो जाएगा धौलपुर और जैसलमेर। इधर जैसलमेर था ना, ये जैसलमेर और धौलपुर, तो ये धौलपुर और जैसलमेर पहला ही ऑप्शन है। ठीक, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा याद करें, आप नोट्स में लिखा होगा, आप रिवाइज करें। यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा विजुअलिटी कम हो, यहाँ क्या बोर्ड थोड़ा कम छोटा है तो उसमें मेरे को समझाना पड़ता है सारी चीज़ें, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन आप अपने नोट्स में शामिल करें, मतलब जो लिख रखे हैं वो चीज़ याद करें। केवल ये आप पहले जनसंख्या जब भी पढ़े तो पहले जनसंख्या को पढ़े, हमेशा लास्ट लास्ट टॉपिक के अनुसार नहीं रखें। उस समय अपन क्या है, दिमाग मतलब उसकी भी लिमिट होती है, वो लास्ट में थक जाता है तो जनसंख्या डाटा याद नहीं। आप पहले जब भी ज्योग्राफी रिवाइज करें या जब भी पढ़े, आप सीधा सबसे पहले जनसंख्या खोलें। उसमें क्या खोलें, सबसे पहले लिंगानुपात डाटा धीरे धीरे जब आप पहली बार खोलेंगे पहले टॉपिक में पढ़ते रहे और उसके बाद में खनिज खोलें। जो टॉपिक हार्ड लग रहे हैं वो पहले खोलें, बस आप उल्टा पैटर्न चलें।
तभी आपको ये चीजें जो मतलब कम याद है ना, यहीं से प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न यहाँ से बना रहे, भौतिक डिवाइड फिजिकल डिवाइडेशन से बना रहा, अपन कर लेंगे, चाहे नहीं पढ़ेंगे रिवाइज नहीं करेंगे तो भी प्रश्न हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखें इन टॉपिकों को, क्योंकि प्रश्न अपने प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, नोट्स के अनुसार या बाकी जनता के अनुसार नहीं चल रहा है। आरपीसी कैसे चल रही है उस ट्रेंड को अपन को थोड़ा सा पहचानना है, एग्जामिनर की नजर के इन टॉपिकों पर। अपन ये पीवाईक्यूज का यही तो फायदा, केवल प्रश्न देखे और भूलना ये चीजें नहीं है, थोड़ा सा इसको मतलब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको मतलब पैटर्न समझना है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में लेपर्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम निम्न किस अभियान का चयन किया गया? लेपर्ड कहाँ पे है क्या भाई? तो जालाना में, शेरगढ़ में, जवाई बांध में, रावली टोडगढ़ में। जवाई बांध तो अपने इधर है, कहाँ पे? पाली में। शेरगढ़ कहाँ है? सांपों की शरण स्थली 12 में पड़ता है। जालाना कहाँ है? जयपुर में। ये इसका आंसर हो जाएगा। जालाना में क्या है? लेपर्ड प्रोजेक्ट चलता है वर्तमान में जयपुर में। जिसको लेपर्ड देखने होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? जालाना डूंगरी पर। ऐसे अलग से पूछा जा सकता है। पहाड़ी का नाम देखे, जालाना पहाड़ी कहाँ पड़ते हैं? जयपुर में। लेपर्ड प्रोजेक्ट भी कहाँ है? ये अपने मतलब जयपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित विशेषताओं आधार वन क्षेत्र के पहचान कीजिए। इसने ये आजकल ऐसे स्टेटमेंट मिट्टियों के और वनों के आजकल थोड़े से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में ये रखें कि भाई ऐसा भी आ सकता है। पढ़ते समय ऐसा नहीं याद रखेगा कि भाई मिट्टी कौन सी विशेषता है, तो मतलब क्या है वो 3-4 विशेषता दे देगा, नीचे एक मिट्टी दे देगा या वन दे देगा। थोड़े से अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, एक तो ये दिमाग में रखना है। तो अपन क्या है माइंडली प्रिपेयर होकर जाएंगे ना तो थोड़ा सा एडवांस मिलेगा। अपन ऐसे एकदम प्रश्न देखेंगे ऊक चूक नहीं होंगे, अपन पता है कि भाई कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखें कि ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक, एक बात ये याद रखनी है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि भाई राजस्थान, मतलब ये स्टेटमेंट दिया है कि राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में पाया जाता है। 52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ये 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऐसे कौन से वन है? मिश्रित पतझड़, साल्दर वन, ढाक वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर है, आपको पता ही है कि भाई वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर। इस भाई नीचे वाले इससे और इससे थोड़ा सा मुश्किल था, इस स्टेटमेंट से निकाले जा सकते हैं। अपने राजस्थान में 150 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है राजस्थान में, और ये बोल रहा है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर एक जगह ही होती है, जो कहाँ है? सिरोही में, जहाँ क्या है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। अपन को पता है पहले 1% है ये, इसने क्या 1% नहीं डाला, उसको पता था कि लोग ये 1% डाल के उसने क्या चालाकी करके क्या डाल दिया 52 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, ये ऐसा बना दिया ताकि लोगों को कंफ्यूज करके यहाँ कोई सादर कर दे, कोई ढोल करे। निश्चित रूप से कुछ लोग तो प्रभावित होकर इसको मतलब नहीं किया होगा, क्योंकि ये ऊपर ऐसे 52 वर्ग किलोमीटर कंफ्यूज अपन मतलब नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में ऐसे ही लिख रखा है, ये किलोमीटर नहीं लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है कि भाई 1% में पाया जाता है, ऐसे लिख रखा है। तो आप वहां लिख दे के 52 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, और 150 सेंटीमीटर आप नोट्स खोल के बैठे हैं, जो नए तथ्य है वो साथ में ऐड ऑन करते रहे और साथ में रिवाइज करते रहे। ठीक है, उसके बाद में कि भाई ये 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर, इससे भी स्टेटमेंट निकाला भाई राजस्थान में औसत मतलब ऊंचाई बहुत कम है, और ये 1070 अपने मतलब अरावली जो गुरु शिखर है वो भी उसी के आसपास वाले क्षेत्र में, उस हिसाब से कौन से हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा प्रश्न था। उसके बाद में कि भाई पश्चिमी गंगानगर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः मिलती है? भाई गायों के बारे में है कि भाई जो ये इलाका है अपना राजस्थान का, और इस इलाके के अंदर ये बातचीत कर रहा है कि भाई ये है ना, ये इस इलाके में कौन सी गोवंश मिलती है। तो गोवंश की बात करें तो गिर, मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिर नहीं, ये हो जाएगा राठी इसका आंसर है। यहाँ मिलती है राठी यहाँ कहाँ मिलती है? यहाँ मिल जाती है राठी। और उसके बाद में गिर की बात करें, गिर कहाँ मिल जाती है? गिर ये बीच वाले क्षेत्र में गिर कहाँ मिलती है? तो आप याद रखें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये पूछा जा सकता है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये बीच वाला क्षेत्र होगा। ये गिर राठी तो यहाँ पाई जाती है, इसका आंसर राठी हो जाएगा। गिर यहाँ पाई जाती है, ध्यान रखें गिर। और बाद में सांचौर, ये तो सांचौर वाला इलाका है, तो सांचौर में पाई जाती है। मालवा में कौन सा इलाका? झालावाड़ा, प्रतापगढ़, ये मालवी पाई जाती है। मालवा क्षेत्र यही है आसपास के इलाके। तो याद रखें ये चारों ऑप्शन अपन कर लिए। राठी और गिर का पूछा जा सकता है। इनसे क्या है कि यही पूछता है, ये नहीं पूछेगा, उसको पता है ये आंसर निकाल लेंगे। मालवा क्षेत्र में सांचौर, वो पूछेगा यहाँ तो राठी पूछेगा या गिर पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसे नाम से डिफाइंड नहीं हो रहा है किस इलाके में पाई जाती है। तो राठी अपने इस इलाके में, पश्चिमी राजस्थान वाले इलाके में ऊपर वाले में, और गिर नीचे जो मध्य राजस्थान वाला इलाका है वहां पाई जाती है। ध्यान रखें दोनों को, महत्वपूर्ण ये दोनों ही है, दोनों पीछे वाली नहीं है। पूछेगा तो वो अलग से इन्हीं का ही पूछेगा, और इसी का ही पूछा उसने। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। पवन वाला आपने पहले भी एक प्रश्न डिस्कस किया था, वापस इसने पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल पवन ऊर्जा क्षेत्र नहीं है? ठीक,
आजकल ऐसा ही पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं की बात करें तो पवन की बात करें तो अपन पता है कि भाई ये पूछ रहा है कि फड़ौदी में है क्या, खोंडल में है क्या, हर्षनाथ, पंथमेड़ा, सांचौर में। बिल्कुल पहला अमर सागर में अपन पढ़ा था, पहला पवन वाला जो संयंत्र था अमर सागर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा था देवगढ़ प्रतापगढ़, कौन सा, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है, और दूसरा। और उसके बाद में तीसरा अपन ने पढ़ा था बीठड़ी, बीठड़ी कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर पड़ता है, और तीसरा था। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था एक आकल में भी है, आकल में भी है एक हर्ष पर्वत जो सीकर है, उसके ऊपर भी पवन के पंखे लग रखे हैं। आपने जो हर्ष पर्वत पे जिसने यात्रा की है, क्लाइंबिंग वगैरह आजकल अच्छा टूरिस्ट पैलेस के रूप में है, और आप जो लोग नहीं गए हुए उसको निश्चित रूप से जाना चाहिए हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत क्या है, हर्ष पर्वत के ऊपर भी पंखे लग रखे हैं ऐसे, ठीक। तो ये भी है, आकल भी है, बीठड़ी भी है, और फड़ौदी में भी है, फलौदी में भी है। और उसके बाद में हर्षनाथ, ये देखो हर्षनाथ हो गया। खोडल, तो ये अपने नोट्स में नहीं है खोडल, तो ध्यान रखें खोडल, ये ऐड ऑन कर ले, आप लिख ले वहां जो ये अमर सागर फेस्ट है। कभी कभी कर्मचारी चयन बोर्ड में तो ऐसा ही पूछते हैं, पहला पवन वाला है अमर सागर, बस इतना ही। आरपीसी वाले यहाँ से 2 वाले से शुरू करते हैं, देवगढ़ है, बीठड़ी है, कौन सा है। अब ये तो बहुत ही लेवल के चले गए, कौन सा नहीं है। तो जिसने सही नहीं सुन रखा हो, किसने लोकेशन नहीं सुन रखी, वो खोडल कर देगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर ये पंथमेड़ा। पंथमेड़ा में क्या है, अपने गौशाला है, और जो मतलब गौमूत्र से बनने वाली रिफाइनरी है। यहाँ पे क्या है, गौमूत्र से बनने वाली रिफाइनरी है, ध्यान रखें यहाँ। तो इस आंसर से निकाला जा सकता था, ये जालोर में पड़ती है, जालोर सांचौर में, पंथमेड़ा में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखें ये पवन वालों से भी प्रश्न आ रहे हैं आजकल, शोर वालों से थोड़े से कम आ रहे। डांड संदर्भित करता है, डांड किससे संदर्भित, ये थोड़ा एक अलग से आजकल प्रश्न आने लगे हैं डांड वाला, ये अच्छा प्रश्न है। डांड है मतलब ये अपना क्या है, सरस्वती नदी का आधार तल, थार के चारागाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि का स्थायी बालू का स्तूप, थार मरुस्थल में अस्थायी झील। ये थार मरुस्थल में अस्थायी झील, इसका आंसर क्या है, ये है डांड। ये आजकल जो अपन पश्चिम पढ़ते हैं ना, उसमें ये याद रखें, ये खूब बार एग्जाम पूछा है आजकल। पुराने नोट्स में जिसके शामिल भी नहीं है, नए आजकल आ रहे हैं, उनमें जरूर लिखा हुआ है। विजय सिंह सर की जो नई बुक आई उसमें लिखा है, जो पुराने नोट्स पढ़ रहे हैं उनके पास नहीं है तो वो लोग शामिल कर लें। जहां आपके लिख रखे हैं ना, ये खड़ीन है, ये आकल एंड वुड फॉसिल पार्क है, वहां पे अपन ऐसे स्टार मार्क करके लिख दे कि भाई डांड, डांड किसको संदर्भित करता है, डांड आगे लिख दे। थार में मरुस्थल में अस्थायी झील है, क्या है, ये वापस पूछा जा सकता है, इसलिए अपन याद नहीं रहेगा, बाद में 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। लिख ले, वहां लिखेंगे तभी आप रिवाइज नोट्स करोगे, तब बार बार रिवाइज होगा, दिमाग होगा, तभी स्थायी मेमोरी बन पाएगा। नहीं तो ये ज्यादा ये ऐसा अलग टाइप का है। और ऑप्शन भी पास में खूब सारे आधार तल अपन ऐसे डांड करके यूज कर सकते हैं, पहला दूसरा। तो क्या है, थार में मरुस्थल में अस्थायी झीलें होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, डांड बोलते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा 2023-29 में गैर परंपरागत लक्ष्य निर्धारित किया। जो अक्षय ऊर्जा नीति आई है वर्तमान में 90-25-10, इसका क्या है, 90 पवन वगैरह से, सोलर और पवन से है, और कुछ हाइड्रो से 10 वगैरह, 90-25-10 है। और इसका जो ऑल ओवर टारगेट है, ऑल ओवर टारगेट कितना है, 125 गीगावाट है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये अपन आपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पढ़ी होगी, इसके सारे डाटा पढ़ ले। यहाँ से प्रश्न बढ़ाया जा रहा है, आजकल 29-30 तक इसका टारगेट है 125 मेगावाट। 1025 में 125 गीगावाट की बात करें तो 125 गीगावाट हो जाएगा इसका, ठीक है। बस ये हो जाएगा, आप याद रखें, दोनों पूछा जा सकता है। ये इसने पूछ लिया कंफ्यूज करने के लिए, तो गीगावाट पूछे तो 125 होगा, इधर हो जाएगा तो ये 0 ज्यादा लगा देंगे, ठीक है। ये कुछ प्रश्न अपने हो गए। अगला चलते हैं, ये माइन एंड जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जाम हुआ था ये अपने 5वें महीने में, मई महीने में, उसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं। क्या है प्रश्न, बहुत अच्छे लेवल के। पहला प्रश्न इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विचार करना आपने कि औसत ऊंचाई उसकी 1225 मीटर है। राजस्थान का ऐसा कोई इलाका है जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, ठीक है, 1225 मीटर। जरगा उसका सर्वोच्च शिखर है। देखो अब ये पर्वत से, मतलब ये पठार से प्रश्न पूछा उन्होंने सीधा ऐसे। पहले क्या बोलते थे कि भाई ये गोगुंदा से लगाकर, मतलब कौन सा इलाका है जो कि मतलब बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। पहले बोराट पठार सीधा ही सीधा पूछते थे। आजकल उसने पता थे कि उसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और जरगा उसका सर्वोच्च शिखर है। हाड़ौती का पठार, माउंट आबू का प्रदेश, बोराट का पठार, मालपुर करौली का पठार। इसका आंसर बोराट का पठार हो जाएगा, ठीक है। ये उदयपुर के गोगुंदा से लगाकर राजसमंद के, मतलब राजसमंद के बीच में पड़ता है, ध्यान रखें आप। बोराट का पठार ये राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ये भी आप याद रखें। राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च मतलब पठार है। पहला तो आबू पर्वत वाला वो हो जाएगा, पर्वत है उसका नाम, लेकिन है वो पठार,
तो पहला पठार अपना ऊंचा कौन सा है, अबू पर्वत वाला। दूसरा पठार कौन सा है, ये बोराट का पठार, उसकी ऊंचाई कितनी है 1225 मीटर। और इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सी है, ये तो जरगा। ऐसे भी अलग से प्रश्न बनाया जा सकता है, बोराट पठार की सबसे ऊंचाई चोटी है जरगा, या ऐसे दूसरे 2-3 ऑप्शन देके कंफ्यूज कराया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, बोराट। अब 2 स्टेटमेंट अंदर अंदर दे रखे हैं, वो भी याद रखें साथ में। बहुत ही ये सिंपल था, जैसे लगभग सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये वापस काली सिंध नदी पे जा रहा है आजकल। काली सिंध मैंने पहले ही बता दिया था, अपना राजस्थान में इसका उद्गम नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एमपी के अंदर हो रहा है, आके राजस्थान की नदियों में मिल रही है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। लूनी कहाँ से निकलती है, नागपाड़ से। सिंपल ये था, पहले अपन सबको पता था। तो सी के अंदर 3 है, सी के अंदर 3, 2 के अंदर दे रखा था, 2 तो आप काट दीजिए सीधा ही, ठीक। उसके बाद में ये कांतली नदी सीकर के पहाड़ियों, खंडेलाग पहाड़ियों से निकलती है। तो क्या है, बी से 4 कितना दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा तो ये भी कट हो जाएगा। और बी से 4 इसमें दे रखा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 3। तो ए से 3। काली सिंध कहाँ से निकलती है, ए से 2, तो बांगली गांव देवास से निकलती है। तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपन को याद रखना है। सीधा सीधा वो दोबारा पूछेगा। अपन पीछे काली सिंध की सहायक नदी भी पढ़ ली थी 1-2, वो याद रखना है आपको। और एक मैंने फैक्ट बता दिया, काली सिंध अपने नोट्स में नहीं लिख रखी होती है, तो उसके पास में स्टार लगे, जहाँ चंबल वाली नदियां हैं वहाँ स्टार लगा के ले ले। काली सिंध कहाँ से निकलती है, तो बांगली गांव से निकलती है। बांगली गांव देवास में पड़ता है। देवास कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो ये लिख ले पास में आप, क्योंकि ये पूछेगा दोबारा पूछेगा कि ये राजस्थान के मतलब गोगुंदा हिल से निकलती है। तब क्या है कि अपन यहाँ तो अपन सिंपल लगता है, तो लेकिन वहाँ अपन को हार्ड लगेगा। तो उस हिसाब से याद रखें, बांगली गांव देवास से निकलती है काली सिंध। और उसके बाद में काली सिंध एमपी से निकलती है। और उसकी सहायक नदियाँ मैंने पीछे बता दी थी, मैं अभी बोल रहा हूँ, पीछे एक बता दी थी, 1-2 सहायक नदी इसकी काली सिंध की, और चंबल की सहायक नदी है। तो काली सिंध आजकल लगभग हर एग्जाम पूछ रहा है, क्योंकि अपने नोट्स में सम्मिलित नहीं है, उसको पता है कि बाकी तो लगभग निकाल लेंगे। तो याद रखें, ये बहुत ही अच्छा प्रकार का था फैक्ट। काली नदी कहाँ है और बाण गांव कहाँ से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से। ये तो सिंपल था बहुत ही, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, कौन सा सुमलित नहीं है। पहले तो ये करना है, अपन जब भी प्रश्न करें तो एक आध प्रश्न की लीड मिलेगी अपन को, ठीक। ये पूछ रहा है कि भाई राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इससे ही अपने जो रावत भाटा के अंदर जो बिजली बनाई जा रही है, वहां से इसकी यहाँ से पानी मिलता है, ठीक है। ये भी याद रखें फैक्ट, एक जो रावत भाटा के अंदर बिजली बनाई जाती है परमाणु से, तो वहां से यहाँ इस राणा प्रताप सागर से मिलता है। उम्मेद सागर भीलवाड़ा के अंदर है क्या, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे इसके उम्मेद सागर कहाँ पे है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि कायलाना झील बीकानेर में है क्या। पहले भी कायलाना झील एक बार बना रखी थी बीकानेर, ये अपन को पता है कि भाई कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। तो अपन को ये जोधपुर के अंदर है, तो ये तो अपन को पता हो गया कि बीकानेर है। नहीं आंसर तो ये नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा उम्मेद सागर भीलवाड़ा में। ये नहीं पढ़ा उनके लिख ले नोट्सों में, उम्मेद सागर कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ये अन्य अच्छा फैक्ट है, दोबारा पूछा जा सकता है, उम्मेद सागर कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर। तालाबसाई धौलपुर के अंदर, ये तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा वो याद करें। तालाबसाई कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर। राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के अंदर। उम्मेद सागर कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। कायलाना कहाँ है, जोधपुर के अंदर। तालाबसाई कहाँ है, धौलपुर के, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये पूछा है कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर मध्य के सामने 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो जून से महीने से लगा के और जो अपने मतलब अपन को पता है यह अरावली है, अरावली पर लगभग 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ठीक। तो उसके बाद में ये बोल रहा है 60 से 75, अपन लग रहा है कि भाई ये 60 से 75 इस साइड आ सकती है, पूरी राजस्थान में आएगी। तो ऐसे मतलब इसमें क्या है कि पश्चिम राजस्थान वाले या ऐसे कुछ इलाके उनको काट दो आप, पहले से काटेंगे ना, तब अपन को क्या है कि आंसर मिल सकता है। तो देखो ये नीचे और इधर क्या है, अपन सर्वाधिक बारिश इधर होती है 90 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, और ये 60-75 का बोल रहा है। तो ऐसे ही मैप बना के बनाना है, तो अपन को काटने हैं ऐसे एक एक के ऊपर रिसर्च कर लेंगे, भीलवाड़ा में कौन सी जाती है, याद कर लेंगे यार भीलवाड़ा में कौन सी जाती है। तो ये आंसर मरे नहीं निकले, ये गलत हो जाएगा ऐसे। तो आपको याद रखना है, नीचे से चलते हैं अपन। देखो 12 झालवाड़ा प्रतापगढ़, इसमें अपन को पता है कि 80-90 सेंटीमीटर सर्वाधिक बारिश राजस्थान का मानसून इस साइड से शुरू होता है, और 80-90 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में सिरोही, पाली, अजमेर, ये कहाँ पड़ते हैं, सिरोही यहाँ पड़ जाता है, पाली यहाँ पश्चिम राजस्थान पड़ता है, तो ये 50 सेंटीमीटर की इस साइड आ गए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये ऊपर चलो, भिलवाड़ा, टोंक और दौसा, तो ये ऑप्शन निश्चित रूप से कंफ्यूजन वाला था। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, राजसमंद, जयपुर, अलवर, ये 2 ऑप्शन में मतलब काफी मतलब डीपली था। तो उसके बाद में राजसमंद तो यहाँ पड़ जाता है, कहाँ पे,
राजसमंद यहाँ पड़ जाता है, ये राजसमंद में 70 सेंटीमीटर यहाँ पड़ जाता है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाला मतलब नहीं, राजसमंद यहाँ पड़ जाता है, और ये जो भीलवाड़ा टोंक है ना, टोंक ये थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है, तो इसमें 70 सेंटीमीटर हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजसमंद, जयपुर, अलवर, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे उस मैप से कर सकते हैं आप, मैप याद रख सकते हो, और आपका कोई अलग तरीका हो तो उससे भी याद कर सकते हो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आरपी सिंह 2 ही माना है, ऑप्शन क्या माना है, 2 नहीं, सॉरी ये सही बोल रहा था मैं, राजसमंद 80 सेंटीमीटर, इसका ये ऑप्शन आरपी सिंह क्या माना है, भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, ये पहले नंबर आंसर माना है। ठीक है, ये सॉरी मेरे मिस्टेक हो गया, इसका आंसर क्या मांगा है, पहला मांगा है भीलवाड़ा, टोंक और दौसा में क्या है 60 से मतलब 75 सेंटीमीटर बारी से, राजसमंद नीचे पड़ता है थोड़ा, 80 सेंटीमीटर समथिंग आ जाता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले अपन जो चल रहे थे वो सही चल रहे थे, सॉरी उसके लिए। दोबारा 11 नंबर है कि राजस्थान में निम्नलिखित में किस कृषि जलवायु प्रदेश मुख्य खरीफ की फसल मक्का तथा धान और गन्ना तथा तिल, तो ये पूछ रहा है कि मक्का वगैरह कहाँ पे हो रहा है, तो आपको पता ही ज्यादा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये मक्का वाला अपना इलाका कौन सा है, जो दक्षिण राजस्थान वाला है, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भील इलाका, ये दक्षिण वाला इलाका है। तो ये बोल रहा आदर दक्षिणी मैदान, आदर दक्षिणी और पूर्वी मैदान, दक्षिणी और पूर्वी मैदान मतलब कोटा, बूंदी, बारह बिसार ले रहा है ये, और उसके बाद बोल रहा है कि उप आदर दक्षिणी मैदान, उप आदर के मतलब आदर नहीं है, उप आदर वाला या सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, ये ऊपर वाला मैदान। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही कठिन स्तर के प्रश्न थे, क्योंकि इसने दक्षिण के अंदर भी एक तो दक्षिण के साथ पूर्वी दे दिया, एक उसके साथ उप आदर दक्षिणी मैदान दे दिया, बहुत कंफ्यूजिंग वाला था। और लेकिन आरपीसी ने इसका आंसर क्या माना है, इसका आंसर माना है 1 नंबर, जो कि आदर दक्षिणी मैदान है। तो इसने कहा है केवल आदर दक्षिणी मैदान है, आदर भी है साथ में और दक्षिणी मैदान है, दक्षिण के साथ पूर्व नहीं माना है उसने, और ये उप आदर वाला तो है ही नहीं, आदर वाला ही है, उप आदर इधर है ही नहीं, बारिश ज्यादा होता है तो क्या है, आदर ही होता है। तो इसका आंसर आरपीसी ने आदर दक्षिण मैदान है, याद रखें आप। और इसमें फसल कौन सी हो रही है, मक्का की हो रही है, धान की हो रही है, गन्ना की हो रही है, तिल की, ये याद रखें, वापस पूछा भी जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नागौर और पाली की मुख्य मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, ये अच्छा प्रश्न है। नागौर और पाली में कि लाल रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, अल्पी मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा। तो दोस्तों ऐसी बात है कि जो रेतीली मृदा है ना, रेतीली मृदा, उसके अपन सामने तो यही पढ़ते हैं, रेतीली मृदा पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। उसने रेतीली मृदा के भाग है कुछ, रेतीली मृदा के 4 भाग है, उस 4 भागों से प्रश्न पूछे हैं। कौन से भाग है जो सामने नोट्स में शामिल नहीं है, और मेरा सक्सेना साहब की जो बुक है उसमें भी शामिल नहीं है। पहला है कि रेतीली बालू, कौन सी है, रेतीली बालू है एक, तो रेतीली बालू आप लिख सकते हैं। ये रेतीली बालू कहाँ है, तो ये पड़ती है अपने मतलब जोधपुर है, चूरू है, नागौर में। कहाँ पे, जोधपुर में, चूरू में और नागौर में, जोधपुर, चूरू, नागौर, ये पड़ती है रेतीली बालू। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर आती है कि लाल रेतीली मृदा, कौन सी, दूसरे नंबर होती है लाल, लाल रेतीली मृदा, दूसरे नंबर वाली। ये कहां पड़ जाती है लाल रेतीली मृदा, ये जोधपुर, पाली, जालोर में। कहां है, जोधपुर में है, जोधपुर के अंदर है, उसके बाद में पाली के अंदर है, और उसके बाद अंदर कहां पे, उसके बाद में कहां है, जालोर के अंदर। ये लाल रेतीली है। ठीक, 2 नंबर हो जाएगी, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर कौन सी है, 3 नंबर है पीली भूरी, कौन सी है, पीली भूरी। पीली भूरी कहां पाई जाती है, तो नागौर, पाली में। पीली भूरी कहां है, नागौर, पाली में। और 4 नंबर कौन सी है, लवणीय, लवणीय कहां पाई जाती है, ये एक बार पूछी हुई थी मैंने, पहले बताया था, ये बाड़मेर, नागौर, बाड़मेर, नागौर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो रेतीली मृदा अपन सीधा नोट्स में इतना ही लिख रखा है, रेतीली मृदा का आरपीएससी के अनुसार, ये जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से मैंने ओरिजिनल तथ्य उठाए हैं। 4 मतलब 4 चीजें, मतलब इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो रेतीली बालू है, वो कहां पड़ती है, जोधपुर के अंदर, चूरू, नागौर के अंदर। लाल रेतीली भी पाई जाती है, वो जोधपुर, पाली, जो जालोर के अंदर पड़ती है। पीली भूरी नागौर और पाली के अंदर, लवणीय, बाड़मेर, ये अपन पहले एक बार ये प्रश्न पूछा है। अब ये वापस इसने क्या पूछा, नागौर और पाली के अंदर। नागौर और पाली कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है। ऊपर भी कुछ पाई जाती है, ये भी नागौर में, लेकिन एग्जैक्ट रूप से ये पूछ रहा है। कई कई जिलों में 2 मृदा भी पाई जाती है, तो ये याद रखें आप। नागौर और मतलब पाली के अंदर कौन सी, पीली भूरी। तो ये ऑप्शन कौन सा है, पीली भूरी रेतीली में, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखो जिसके नहीं है वो शामिल रेतीली मृदा में, ये आजकल ये पूछ रहे हैं अंदर डीप जाके। तो आप 4 मतलब रेतीली मृदा के 4 प्रकार है, एक रेतीली बालू, एक लाल रेतीली, एक पीली भूरी और एक लवणीय। लवणीय अपन पहले एक बार पूछा हुआ है, ये पूछ लिया। उसके बाद में पीली भूरी भी ये इसमें पूछ लिया। हो सकता है कि लाल रेतीली पूछ ले, कभी रेतीली बालू पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वनों को समझाइए। ये वापस मैंने कहा वनों से, मिट्टियों से, या किसी पर्वत पठार के बारे में ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है कि ये किसके बारे में बता रहा है। ये पूछ रहा है कि ये वन सामान्यतः उदयपुर तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कि कहाँ पे, कि भाई जो इलाका है, अपन देखो ये राजस्थान का मैप थोड़ा सा बना लेते हैं। ये राजस्थान का मैप ये बोल रहा है कि उदयपुर, ठीक है उदयपुर आ जाएगा, उसके बाद में कोटा, ये कोटा, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में सिरोही, ये सिरोही, और उसके बाद में इन जिलों में कहने मतलब पाया जाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद में ये बोल रहा है कि इन वनों में सामान्यतः धोकड़ा, गुल्लर, आम, पलास, सेमल के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से, एक तो धोकड़ा है, गुल्लर है, आम है, पलास है, सेमल। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसने दिए। फिर नीचे स्टेटमेंट दिए कौन से वन है। सागवान है, उपोष्ण सदाबहार है, मिश्रित पतझड़ है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। कौन से वन है ये बताओ, आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है आपको? इसका आंसर क्या माना है आरपीएससी ने? आरपीएससी ने इसका आंसर बोला है शुष्क पतझड़ बोलते हैं इसे, कहना है मतलब शुष्क जो है ना, ये कौन सा, ये तीसरा मिश्रित पतझड़ इसका आंसर माना है। मिश्रित पतझड़ को अपन क्या मानते हैं, शुष्क। ये क्या, थोड़े से जो विदेशी आग के ज्यादातर नोट्स लोग फॉलो कर रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड वाले या विदेशी आग खुद की जो एक मेरिडियन एकेडमी के नाम से बुक आती है, उसमें थोड़ा सा ये टॉपिक सही नहीं दिया हुआ है। मतलब ये जो प्रश्न है ना उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, तो आप उसको ऐड ऑन कर लें थोड़ा सा। क्या इसमें मतलब उसके अंदर ये नहीं दे रखे हैं, ये जो है ना, जैसा इसने स्टेटमेंट बनाया, जिले भी नहीं दे रखे हैं जो ये अंदर पूछ रहा है। और ये हरिमोहन सक्सेना उसने एज टी लाइन उठाई है, हरिमोहन सक्सेना की ग्रंथ की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, वहां से सेम टू सेम लाइन, वहां से एग्जैक्ट उसने कहा का की चेंज नहीं किया, वहां से ये जिले हैं, लेकिन उसमें विदेशी आग वाले में जिले भी थोड़े मिसमैनेज कर रखे हैं। ये नीचे जो एग्जांपल है ये भी मिसमैनेज कर रखे हैं, ये भी नहीं दे रखा है। तो आप उसने वहीं से उठाया, उसने सीधा वहां लिख रखा है कि भाई उदयपुर। थोड़ा सा आप देख लें अपने क्या लिख रखा है वहां, शुष्क, ये जो तीसरा है ना उसको मिश्रित पतझड़, इसको वहां लिख रखा है शुष्क, शुष्क पतझड़ भी बोलते हैं। एक तो ये याद रखा, शुष्क पतझड़ बोल रहे हैं। अपन पता है कि भाई ये है ना, ये शुष्क पतझड़ वाला, तो ये इसका आंसर इसने ये माना है, कहने मतलब ध्यान रखें। और शुष्क सागवान अपन को पता ही है, सागवान कहाँ पाया जाता है, सागवान आरपीसी फेवरेट है, कभी सागवान से प्रश्न पूछे। ये 7% भाग में पाए जाते हैं। जीएमटी, गुलर, महुआ और तेंदू पत्ते यहाँ मिलते हैं। और उसके बाद में ये कहाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मिलते हैं। उसके बाद में ये सदाबहार वाले 1% के अपन पहले चर्चा कर ली, सिरोही में पाया जाता है सदाबहार वाला, ये भी आप याद रखें। और उसके बाद में ये कांटेदार कितने राजस्थान के 6% भाग में पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। बस बहुत ही सिंपल था। ठीक, अगले प्रश्न की और ये वापस देखो, जनसंख्या से मैंने कहा जनसंख्या से पूछ रहा है, तो ये 2-3 प्रश्न ही पूछ रहा है। तीन जनसंख्या में 3 ही टॉपिक है, लिंगानुपात, साक्षरता, बाल लिंगानुपात, तीनों से प्रश्न पूछ रहा है। सारे प्रश्न इन 3 टॉपिकों से पूछे। ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना राजस्थान बाल लिंगानुपात था 892, 888, 874। अब तो आपको याद हो गया होगा निश्चित रूप से, मैं बोल रहा हूँ 888, कम से कम मैंने 10 बार बोल दिया। कितना हो गया, 888 इसकी बाल लिंगानुपात है राजस्थान का। ठीक, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। खनन क्रियाएं, नहीं खनन तो नहीं है। उसके बाद में उर्वरक इकाइयां, नहीं उर्वरक इकाइयां इधर है ही नहीं। उसके बाद में रसायन इकाइयां, उसके बाद में वस्त्र इकाइयां। तो इसका आरपीएससी क्या मतलब, ये कंफ्यूजिंग वाला था। देखो रसायन इकाइयां और वस्त्र इकाइयां दोनों एक जैसे ऑप्शन देके गजब का उसने मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश की। उन्होंने वस्त्र इकाई, वस्त्र ही है वैसे बगरू में वस्त्र है, लेकिन वो वस्त्रों से रसायन तो निकलता है, रसायन भी मान सकते हैं ना, लेकिन आरपीएससी ध्यान रखे क्या आंसर माना है, वस्त्र का। यहाँ अपन को सिंपल लग रहा है, अपन खुद भी होते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में। रसायन वस्त्र, रसायन वस्त्र, कम से कम 10 मिनट माथा खपाते हैं। इससे बढ़िया है इसको याद कर ले, पीवाई क्यूज आजकल ऐसे 2 ऑप्शन क्लोज वाले होते हैं ना, वो हमेशा डालते हैं। तो इसको जो मतलब होलिस्टिक रूप से उसका मूल कारण माना है उन्होंने, एग्जैक्ट जो तत्कालिक कारण, रसायन तो निकलता ही है इनसे, अपन ऐसे नहीं पहुंच सकते। वस्त्र इकाइयां प्रमुख है। ठीक, अगला इसने पूछा एक, ये थोड़ा सा लीक से अटका था, मतलब नॉर्मल सिंपल था। जनगणना 2011 अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से? नगरीय जनसंख्या में 1 लाख से कम जिले वाले कौन से हैं, ये पूछा इसने। तो अपन को पता ही है कि भाई डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसका आंसर क्या है, क्या लग रहा है आप? पहला, इसका आंसर पहला आरपीएससी माना है, पहला डूंगरपुर के अंदर है, उसके बाद जैसलमेर के अंदर है, उसके बाद प्रतापगढ़ में क्या है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले इलाके हैं, जो कि 1 लाख से भी कम है इनकी जनसंख्या। इसका याद रखें, आपको जनसंख्या वाला डाटा ये सिंपल प्रकार का डाटा था, नहीं है तो आप याद रख ले, यहाँ से जितने पीवाईक्यूज में आ रखे हैं वो तो याद कर ही लीजिए। ठीक है, वापस एक खनिज से प्रश्न पूछा है, मिलान पूछ रहा है कि भाई कौन सा है। ठीक,
उसके बाद में पूछ रहा है कि भाई देखो, ये पूछ रहा है कि पन्ना कहाँ है। पन्ना, पन्ना अपन को पता है, पन्ना है काला गुमान के अंदर। नहीं पता है वो याद रखें, काला गुमान। पन्ने को मतलब पन्ना जिसके पास होता है उसको गुमान बहुत होता है। क्या है? पन्ना जिसके पास होता है उसको गुमान बहुत होता है। पल्ला गुमान ए से 2, ए से 2 कितने में है? 1 में। आंसर तो आपका 1 से ही निकल रहा था। लेकिन आपको फ्लोराइड, फ्लोराइड कहाँ पड़ता है? मांडो की पाल कहाँ, फ्लोराइड कहाँ बहता है? फ्लो कहाँ करती है? फ्लो कौन सी फ्लो? माई नदी कहाँ फ्लो करती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो उधर मांडो की पाल। मांडव की पाल में क्या है? फ्लोराइड। कई बार पूछा हुआ है ये काला गुमान वाला भी, कई बार, कोई पहली बार नहीं पूछे। आरपीसी राजस्थान ज्योग्राफी में खूब सारे प्रश्न है, वो वापस पूछ रही है, रिपीट ही कर रही है अधिकतर प्रश्न। तो आपको याद रखना है क्या है इसका, तो इसका ये हो जाएगा काला गुमान। उसके बाद में लिग्नाइट, लिग्नाइट अपन ने पढ़ा है कपूरडी जालिपा में। रॉक फॉस्फेट कहाँ है? जामरकोटला में। इसका ऑप्शन ये हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रकार का था, आप लोगों को याद करना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, काला गुमान वाला याद रखें, जिसको याद नहीं है वो ठीक अलग से पूछा जा सकता है। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के उन स्थानों का चयन कीजिए जो सोलर पार्क से संबंधित है। वो पहले पवन वालों से पूछ रहा, ये अब सोलर से पूछा है कि भाई, ये पूछ रहा है कि पोहरा, पोहरा। और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में पूछ रहा है कि भाई पुंगल। उसके बाद में पूछ रहा है कि आकल। उसके बाद में पूछ रहा है नौक। आकल अपन पता था यहाँ क्या था? पवन था। कम से कम मैंने 2 बार तो इस वीडियो में बता दिया कि आकल में पवन है, तो याद रखना। सारे याद है। ये कंफ्यूजिंग वाला दोनों आप पवन सोलर वाला ही देंगे। आप क्या क्या लग रहा है? कोई जयपुर का स्थान डाल के पूछेगा कि पवन, पवन का कौन सा नहीं है? नहीं, वो जैसलमेर वाला ही डालेगा अंदर कंफ्यूज करवाने के लिए। तो आपको याद रखना है पवन नहीं। डी ऑप्शन काटो, डी ये कट जाएगा, डी ये कट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ये दोनों पर आ जाएगा फटाक से आंसर। यहाँ तो बीसी है, यहाँ सी केवल है। बीसी क्या है? बी, यहाँ तो ये पुंगल और नौक होगा, और यहाँ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या है? ये बी सी। नौक भी होगा और पुंगल भी होगा। पुंगल अपन नहीं पढ़ा पवन वाले में, ध्यान रखना है पुंगल और नौक में। और पुंगल पढ़ते भी है, सोलर प्लांट है। नौक में तो भी है ही। नौक कहाँ पड़ता है? ये जैसलमेर के अंदर है नौक। एक नौका और है, नौका बीकानेर में, ध्यान रखें आप। नौका कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। नौका बीकानेर के अंदर है, और नौक है वो जैसलमेर के अंदर है, जो कि सोलर प्लांट के रूप में प्रसिद्ध है। पुंगल में भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, कौन सा सुमलित नहीं है? एक सुमलित नहीं है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल उदयपुर में सूती वस्त्र उद्योग है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल सूती वस्त्र की कारखाना नहीं है। ये किसका है? चीनी का कारखाना है, चीनी का कारखाना है। और कहाँ पड़ता है? ये भोपाल सागर के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका सुमलित नहीं है, पहला ही हो जाएगा वैसे। ठीक है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पड़ती है? भवानी मंडी पड़ती है। भवानी मंडी कहाँ है? झालावाड़ में। याद रखें आप, ये शायद कई नोट्सों में नहीं है लिखा हुआ। राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भवानी मंडी, झालावाड़ के अंदर। एडवर्ड मिल कहाँ है? एडवर्ड मिल ब्यावर में पड़ती है, बिल्कुल राइट है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्री गंगानगर के अंदर है। ठीक है, ये आप याद रखें, थोड़े से अच्छे प्रकार के प्रश्न है। और मतलब ये क्या है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल उदयपुर के, और राजस्थान ये अपने नहीं है, चीनी की है। और ये भवानी मंडी कहाँ है? भवानी मंडी इसमें है। और पहले यदि इसकी बात करें ना, पहले ये कभी कभी पहले पूछ लेते हैं, तो पहले दी कृष्णा मिल कभी कई बार पूछा। ये वीडियो वगैरह में भी मैंने प्रश्न देखा था। द कृष्णा मिल्स, कृष्णा मिल। द्रौपदी को सबसे पहले वस्त्रों को किसने दिए थे? द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कौरव चीरहरण कर रहे थे वस्त्रों का, तब किसने दिया? कृष्ण ने दिया था ना। तो राजस्थान की पहली वस्त्र फैक्ट्री कौन सी है? दी कृष्णा कॉटन मिल है, जो राजस्थान की प्रथम फैक्ट्री है, ये याद रखें। बाकी ये शार्दुल वाली गंगानगर में, एडवल मीर ब्यावर में है। ठीक है, ये अपने ये सोलर वाला था ना, वापस मैं बता देता हूँ आपको, पहले भी बता दिया, वैसे बता देता हूँ। पहला अमर सागर है, अमर सागर किसका है? पवन का। उसके बाद में सोडा बांधन भी किसका है? पवन का। सोडा बांधन, सोडा बांधन या सोडा बांधन। ठीक, उसके बाद में पोहरा, पोहरा, आकल। उसके बाद में हसुआ, हसुआ हो गया। देवगढ़ हो गया, देवगढ़ हो गया। उसके बाद में देवगढ़ के बाद फड़ौदी, देवगढ़ के बाद फड़ौदी। हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत। और उसके बाद में कौन सा है? बड़ा बाग। ये पवन के प्लांट है, कभी सोलर वालों में मिलाएगा। पहला आपको पता ही है, अमर सागर है, सोडा बांधन तीसरा है, पोवर है, आकल है, हंसुआ है, देवगढ़ है, ये दूसरा पवन का प्लांट है। बड़ा बाग है, हर्ष पर्वत है, फलोदी है, ये पवन वाले हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लाठी बिरमानिया फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के क्षेत्र में? अपन पता ही, लाठी बिरमानिया ये सब नोट्स में सम्मिलित है। आपको याद नहीं है तो पता ही होगा, आपको याद करना चाहिए। 20 में रॉक फॉस्फेट का है, ये किसका है? रॉक फॉस्फेट का। राखी बिरमानिया और फतेहगढ़ नहीं लिख रहा, आप लिख ले उसके पीछे।
और उसके बाद में ठीक है ये आंसर था, सिंपल आंसर था ये। बहुत ही खनिज के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक तो खनिज का प्रश्न आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आए। निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क स्थित नहीं है? राजस्थान बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? अपने राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्कों की बात करें तो ये 5 बायोलॉजिकल पार्क, पहले तो आप याद रख लो 5 में कहाँ है। एक तो सज्जनगढ़ के अंदर है, जो उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं, उदयपुर की झीलों के पास में सबसे अपन किला है ना, उदयपुर के पास में किला है, जस्ट झीलों के पास में, फतेह सागर के पास में, तो सज्जनगढ़ में पड़ता है, राजस्थान का पहला है, और उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में, ठीक। एक तो उदयपुर वाली लेक सिटी के अंदर हो गया। उसके बाद में एक है मचिया सफारी, मचिया सफारी, ठीक। मचिया सफारी कहाँ है? जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक। उदयपुर और जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में तीसरा कौन सा है? नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर हो जाएगा नाहरगढ़। चौथा कहाँ है? उसके बाद में अभेड़ा नाता कोटा, अभेड़ा नाता कोटा हो जाएगा। कहाँ पे पड़ता है अभेड़ा नाता कोटा? अभेड़ा नाता पड़ता है अपना कोटा में, ठीक, कोटा। और 5 नंबर कौन सा है? 5 नंबर मरुधरा बीकानेर, मरुधरा बीकानेर। 5 जगह, 2 जो भरतपुर, एक भरतपुर के अंदर नहीं है, और एक अजमेर, जो पुराने अपने पुराने क्या अभी यही संभाग है। 2 संभाग मुख्यालयों पर नहीं है, 5 संभाग मुख्यालयों पर है। कौन से? जंतु वाले, वहां से बार बार से जंतु पकड़ पकड़ के, मतलब वही स्थान है संरक्षण के नाम से जानते हैं अपन, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, एक सब स्थान है जहाँ खुद ही रहते हैं वन, और एक दूसरी जगह से पकड़ पकड़ के जैसे वगैरह लाते हैं। ये 3 तो ऊपर वाले बन रखे हैं, 2 नीचे वाले, मतलब अभी प्रोग्रेसिव है, कहने मतलब घोषणा हो चुकी है, काम प्रगति पर है। तो क्या पूछ रहा है? सज्जनगढ़ में है, बिल्कुल है। सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है? सज्जनगढ़ उदयपुर में। नाहरगढ़ में है, बिल्कुल जयपुर के अंदर, नाहरगढ़ के अंदर है। जोधपुर में, ये जोधपुर में कौन सा? मचिया सफारी है। सिरोही में नहीं है। बस 7 संभागों में से 2 संभागों में नहीं है, आप ऐसे याद रख लेना, भरतपुर और अजमेर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, ये पूछा गया। अगला भी पीआरओ को प्रश्न पत्र होया था मई महीने में, ठीक, उसको दे देते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार कहाँ स्थित है? पलाना, कपूरडी, मेड़ता रोड, कपूरडी, सोनू, पलाना, पलाना, मेड़ता रोड, सोनू, मेड़ता रोड, अंगुचा, पलाना। देखो ऐसे प्रश्न मैंने पहले ही बता दिए आपको, एलिमिनेशन मेथड से करने, आपको एक एक ऊपर रिसर्च नहीं करनी। पलाना पाया जाता है, कपूरडी, आपको तो काटने हैं पहले, उल्टा रिवर्स तरीके से चलना है। रिवर्स चलोगे तो बहुत एडवांस मिलेगा इसमें। आपको पता है ये अंगूचा वगैरह, अगूचा है ना, ये सीसा जस्ता के लिए, काटो इसको, अगूचा काट दिया, ठीक है। और उसके बाद में अगूचा हो गया, पता नहीं ये मेड़ता रोड है कि नहीं, अगूचा आपको पता है सीसा जस्ता के लिए, ठीक है। और उसके बाद में पलाना, मेड़ता रोड, सोनू। अब ये सोनू क्षेत्र है ना, सानू लेकर रखा है इसने, सानू क्षेत्र किसमें? चूना पत्थर के लिए है, चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर, इसको काटो। उसके बाद में कपूरडी, सानू पालना, ये सानू वापस दे रखा, इसको काटो। उसके बाद में ये 3 तो कट ही गए, कहने मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका? 1 का 1 हो जाएगा। क्या बहुत ही सिंपल था। आपको इसी प्रकार से ही प्रश्न करने हैं, तभी होंगे, ये नहीं होंगे। तो ये तो ये याद रखना है कि ये है इसका आंसर। क्या है? पलाना, कपूरडी, बाड़मेर, कपूरडी के अंदर जालीपा दे सकते थे, इसके अंदर मेड़ता रोड अपने वहाँ क्या पाया जाता है? लिग्नाइट के भंडार है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार है। बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से प्रश्न को ये हैंडल करना, ऐसे अपन को एलिवेशन मेथड। और ये आपने कहा भाई ये कैसे, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण खनिज तो याद करना ही पड़ेगा। अब खनिज वाले टॉपिक को पहले पढ़े, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, खनिज वाले से ऐसा टॉपिक है, वहां से प्रश्न आने ही आने हैं। सिंपल टॉपिक ऊपर आप दिमाग नहीं खपाएं ज्यादा, जो हर टॉपिक उन्हीं को पढ़े बार बार। आपको रिवाइज 3-4 टॉपिक करने राजस्थान ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां से प्रश्न निश्चित है, वही पढ़ो ना आप जहां से प्रश्न निश्चित ही नहीं है। झीलों को पढ़े जा रहे हो, ये अपने मतलब ज्यादातर आप पहला भौतिक डिवाइडेशन पढ़े जा रहे हो, या दूसरे ऐसे टॉपिक हो उनको पढ़ते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। वहां से प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। ये यहाँ से कठिन स्तर के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो आपको ये पढ़ने हैं, ठीक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। किस चीनी मिल में डिस्टिलेटरी है? डिस्टिलेटरी किससे मतलब? शराब कौन सी चीनी मिल में शराब बनाई जा रही है, ये पूछ रहा है, कहने मतलब। दी मेवाड़ शुगर मिल, केसरौड पाटन, उदयपुर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल। ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? गंगानगर शुगर मिल। इसको खूब पूछ रहे हैं गंगानगर। ये क्या है कि मतलब गवर्नमेंट क्षेत्र की, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की है, और ये गंगानगर के कमीनपुरा गांव में है। कमीन ज्यादा ही रहते थे, पता नहीं कमीनपुरा गांव में है, कमीनपुरा गांव में है। और ये शराब के मतलब 2007 से शराब बना रही है ये फैक्ट्री, चीनी भी बना रही है, शराब भी बना रही है। जयपुर हेरिटेज के नाम से जानते हैं इसको, शराब की मतलब अलग तरीके से जो मतलब अपने प्रोसेस तरीके से बनाते हैं। 2006 से शराब बना, ये फैक्ट याद रखें, आप पूछा जा सकता है 2006 से कब से बना है, क्योंकि पिछली बार ये गंगानगर शुगर मिल है ना, मतलब ये क्या है कि मतलब गन्ने से चीनी नहीं बनाती है, गन्ने से तो बनाती है, चकुंदर से भी बनाती है,
चुकंदर होता है बीटरूट, उससे भी चीनी बना दी है। तो पिछली बार ऐसा ही ये पूछ लिया कि चुकंदर से कब उसने चीनी बनाना शुरू कर दी थी, 1968, उसका आंसर था। उस समय किसी भी नोट्स में सम्मिलित नहीं था, ये बाद में सभी ने ऐड कर लिया। तो ये कोचिंग वाले तो आपको पता ही होते ही ऐसे ही है। तो ये 1968 में, तो आपको याद रखना, ये शराब वाला भी कहीं नहीं लिख रखा है। तो ये हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो सक्सेना साहब किताब दे रखा था। कमीनपुरा में शराब 2006 से बनाना गन्ना व चुकंदर से हो गया। गंगानगर शुगर मिल नाम से जाना जाता है। और प्रथम अपने ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, गवर्नमेंट की है। और प्रथम सहकारी मिल पूछे ना, ये खूब बार पूछिए, सहकारी चीनी मिल कौन सी है, तो केशवराय पाटन, ये आपको याद होगा मुझे लग रहा है। केशवराय पाटन बूंदी में पड़ती है ना, सहकारी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना चला रही है। ये इको सर्वे का प्रश्न था, इसमें साथ में शामिल हो गया। RSLDC, रिको, RTDC, ये RSLDC है ना, जो कौशल विकास के लिए संकल्प योजना चला रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा। ये खनिज दे रखे हैं, मिलाना है आपस में। ठीक है, देखते हैं क्या है। ये पूछ रहा है भाई, एक मिनट, हाँ, पूछ रहा है कि रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। अभी अपन पढ़ा था रॉक फॉस्फेट, दो एक आया था, कहाँ पाया, उस समय कहाँ था, एक तो लाठी बिरमानिया और फतेहगढ़ दे रखा था। ठीक है, और इसने क्या किया, वो वापस पता ही है, खनिज से हर प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। सिंपल की आशा करना मत, रॉक सिंपल आएगा वैसे ही अपन कर लेंगे, ज्यादा कोई है नहीं। अपन को कठिन स्तर खनिज में लेके चलना है, और वो सक्सेना वाला ग्रंथ पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक, ये एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बार बार मैं बता ही रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप प्रश्न ये गलत नहीं हो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है वो ग्रंथ बताना है, ताकि मुझे जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मुझे जो मेरी समझ है वहीं से आ रहे हैं, ये लाइन टू लाइन उठाते हैं एग्जैक्ट वहीं से, इसीलिए बता रहा हूँ। आप ज्यादा मतलब इसको इरिटेट ना हो इस चीज से। तो रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, अब्रक, जिप्सम। ठीक, और इधर दे रखा है जामसर, नाथ की नेरी, अडुका, देवनानी, खेरवाड़ा। आपके लिए सब नए है ये जामसर को छोड़ के, क्योंकि नोट्स में ही नहीं, नाथ की नेरी और आजकल कुछ लोगों ने दे रखा है। तो याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर रॉक, ये अपना जिप्स, अब्र, ये जिप्सम है ना, ये जामसर है, ये अपन को पता है। डी से एक कितना में, इसको पता था, ये तो सबको ही पता है, तीनों में दिया उसने, आगे वाले ने क्या है, तीनों में ये दे दिया जिप्सम, उसको पता था जिप्सम ही बढ़ाएंगे ये लोग। ठीक है, उसके बाद कम से कम इससे तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद में मतलब ये दे रहा है कि रॉक फॉस्फेट कहाँ से है, ये अडुका देवनानी है ना, ये रॉक फॉस्फेट का है। ध्यान रखें आप, जहां रॉक फॉस्फेट लिख रखा है वहां लिख दे एक अडुका अदवानी। ठीक, उसके बाद में है ये एस्बेस्टोस को लिख दे खेरवाड़ा, ये भी लगभग नोट्सों में है, लिखा हुआ है, कई नोट्सों में लिखा हुआ है ये खेरवाड़ा वाला, एस्बेस्टोस खेरवाड़ा लिख ले। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 3। उसके बाद में ए से 3, बी से 4 हो गया, सी से है 2, अब्रक का है नाथ की नेरी, ये खूब बार पूछा हुआ है, तो ये एक आप अलग से लिख ले। नोट्स की जो ऊपर लाइन आती है ना, वहां लिखे, अंदर नहीं लिखे। नाथ की नेरी किसके लिए है, अब्रक के लिए, बिल्कुल लिख ले आप, ये भीलवाड़ा में पड़ता है नाथ की नेरी किसके लिए है, अब्रक, नाथ की नेरी किसके लिए है, अब्रक। बार बार रिवाइज करें। और एस्बेस्टोस के लिए क्या है, खेरवाड़ा, रॉक फॉस्फेट के लिए अडुका अदवानी, अब्रक के लिए क्या है, और मतलब जिप्सम के लिए जामसर है, ये आपको पता ही है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये दे रखा है, थोड़ा देख नहीं रहा हूं, मैं नीचे ले लेता हूं इसको। मारवाड़ के मैदान व मेवाड़ के उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां, कुचामन, तोरावटी, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, साकम्बरी, ये तो इधर पड़ती है। साकम्बरी कहाँ है, अजमेर वगैरह में पास में, कहाँ पड़ेगी उधर। कुचामन की पहाड़ियां नागौर में पड़ती है। मारवाड़ और मेवाड़ कैसे अलग करेगी। तोरावटी पहाड़ियां सीकर में पड़ती है। आप बिना पढ़े वो कहाँ पड़ती है, इसे रिवर्स मेथड से कर सकते थे। मेरवाड़ा की पहाड़ियां पड़ती है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन अपन पता है ये नहीं पड़ती है आरबीसी आंसर। नवयुग एकेडमी टेलीग्राम आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने एक बार भी प्रमोशन नहीं किया है, तो आप प्लीज जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब किया। अभी तक आपने नहीं किया, केवल वीडियो सुन रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। एक मित्र जो आपके है उससे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। नए नए अपडेट आते रहते हैं लगभग, उसमें आप नवयुग एकेडमी सर्च कीजिए। 2500 सब्सक्राइब है, वहाँ उस चैनल है हमारा। और उसके अलावा आप राजस्थान हिस्ट्री कल्चर है, पॉलिटी है, हिंदी के PYQs वगैरह आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा RPC 2025 में जितने प्रश्न लिए। और PDF वगैरह भी मैंने क्या है कि पूरा एक सब्जेक्ट का पूरा PDF बना के शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, आप उसको देख सकते हैं पढ़ते समय। पहले पढ़ने से पहले उस PDF को देखें, तभी आपको अच्छे से पढ़ेंगे। आप एडवांस ले सकते हैं SI वगैरह में,
उसके बाद में नोट्सों को पढ़े तो आपको क्या है कि दिमाग क्लिक करेगा भाई आरपीसी ऐसे पूछ रही है। आप टेस्ट के ऊपर ज़्यादा रिलायबल नहीं हो, टेस्ट क्या नंबर आ रहे हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आरपीसी कैसे पैटर्न पूछ रही है उसके अनुसार चलना है, ना कि टेस्ट सीरीज या कोचिंगों के अनुसार। पूरी तरीके से निर्भर नहीं है, कोचिंग और छोड़ भी नहीं सकते, पूरी तरीके से निर्भर आती है, अपनी भक्ति नहीं करनी है मतलब। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। बर, परवरिया और शिवपुरी देबारी क्या है? मध्य अरावली के दर्रे, हाड़ौती के पठार, मेवाड़ की पहाड़ियां, बनास नदी के नदियां। नदियां नहीं है, मेवाड़ की पहाड़ियां नहीं है, हाड़ौती के पठार नहीं है, मध्य अरावली क्या है? दर्रे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्रे है। ये इसमें दे रखा है बर, बर का बर दर्रा है, पाली बर से, पाली में पड़ता है बर, पाली के अंदर बर पड़ता है। बर में क्या है प्रसिद्ध है? कुछ घेवर वगैरह है क्या? कुछ बर का घेवर प्रसिद्ध है शायद। और अजमेर का ब्यावर, अजमेर के ब्यावर से जोड़ता है, ये याद रखें आप। तो बर किसको जोड़ता है? पाली का अजमेर, मतलब सॉरी, बर पाली से लगाकर अजमेर का ब्यावर है ना, उनके बीच में पड़ता है, पहाड़ियों के बीच में दर्रा निकलता है, उस दर्रे को क्या बोलते हैं? बर। उसके बाद में ये परवरिया कहाँ पड़ता है? परवरिया अपन को पड़ता है कहाँ? अजमेर में। और ये सुरा कहाँ पड़ता है? सुरा भी अजमेर में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में याद रखें कि दर्रे सर्वाधिक राजसमंद में है, दर्रे राजसमंद के अंदर है सर्वाधिक। ठीक, ये भी फैक्ट आपको पता होगा मुझे लग रहा है। उसके बाद में ये तो हो गया परवरिया से ऊपरी सुरा, ये तो हो गए। सिरोही में पीपली और बैराग, सिरोही में कुछ नए दर्रे हैं। सिरोही में एक तो पीपली, पीपली और एक है बैराग, ये सिरोही के कुछ दर्रे हैं, दो याद रखें आप। ठीक, उसके बाद में बात करें तो अपन जैसे राजसमंद में दर्रे है ना, राजसमंद वाले दर्रे याद करें तो कुछ सोमेश्वर, एक तो है सोमेश्वर, एक है हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ गया, हाथीगुड़ा। उसके बाद में कमली, और उसके बाद में गोरम, और उसके बाद में पगल्या। ये दर्रे कहाँ है? पगल्या, गोरम, कमली, हाथीगुड़ा, सोमेश्वर, ये कहाँ है? राजसमंद के अंदर दर्रे। और बर, परवरिया से ऊपर, ये मैंने बता दिया कहाँ है। ठीक है, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है बहुत ही आसान था, ऐसे तो अपन को फटाफट क्या करना है? राजस्थान का मैप बनाना है। राजस्थान का क्या बनाना है? मैप बनाना है। ये राजस्थान का मैप बनाया। उसके बाद बोला सिलिकेट, सिलिकेट अलवर में पड़ता है, क्या है? सिलिकेट है ये यहाँ पे। उसके बाद में कायलाना, कायलाना पड़ता है जोधपुर में, ये कायलाना जोधपुर के अंदर है। ठीक, उसके बाद में गढ़ीसर, गढ़ीसर कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर है, ये गढ़ीसर हो गया। उसके बाद में पड़ती है फॉयसागर, फॉयसागर कहाँ पड़ता है? मतलब ये अजमेर के अंदर पड़ता है। अजमेर, अजमेर यहाँ आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब ये जोधपुर थोड़ा सा पास में आ जाएगा, और ये फॉयसागर ये यहाँ आ जाएगा अजमेर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम करना है, मतलब ऐसे चलना है। ठीक, तो पूरा तो सिलिकेट बिल्कुल पूर्व में आ रहा है। उसके बाद में कायलाना आ रहा है, क्या? कायलाना नहीं, पहले ही आना चाहिए अपने, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद में फॉयसागर पूर्व में नहीं, पूर्व में फॉयसागर नहीं है, पूर्व में सिलिकेट ही आएगा। गढ़ीसर आ रहा है क्या? गढ़ीसर नहीं आ रहा है, गढ़ीसर तो ये बीच में आया, मतलब गढ़ीसर तो पश्चिम में आ रहा है, तो ये आपको ऑप्शन कट जाएगा। सिलिकेट आ रहा है, ये सिलिसेट, ये फॉयसागर आ रहा है, उसके बाद में बिल्कुल फॉयसागर। उसके बाद में कायलन आ रही, बिल्कुल कायलन आ रही। उसके बाद गढ़ीसर आ रहा है, गढ़ीसर आ रहा है। तो आप याद रखें गढ़ीसर कहाँ है? जैसलमेर में। कायलन कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फॉयसागर अजमेर के अंदर है, फॉयसागर ध्यान रखें ये। और सिलिकेट झील कहाँ है? ये है अपने अलवर के अंदर। ठीक, ये चारों जिलों पश्चिम से पूर्व पूछा है, मैप बना के प्रश्न करना है आपको, नहीं तो गलत हो सकता है। दो ऑप्शन एक बहुत ही क्लोज देते हैं, ये देखो पहला और चौथा हमेशा ही क्लोज देते हैं, दो ऑप्शन हमेशा आरपीसी क्लोज आते हैं, बहुत क्लोज आते हैं गलत कराने के लिए। ठीक, अगला ये वापस पूछा है कि राजस्थान में मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कि भाई राजस्थान मानसूनी, ये राजस्थान है, ये अरावली है, और ये मतलब मानसूनी पवनें ऐसे आती है। मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए कम वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल राइट है। 57 सेंटीमीटर वर्षा है औसत, बहुत ही कम है। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय दिशा के समानांतर होती है, बिल्कुल ये अरब सागरीय आती है उसके समानांतर होती है, ये इसीलिए कम प्राप्त करता है। कारण भी सही है, कारण भी सही है इसका, ये कारण और कथन दोनों सही आ रहे की व्याख्या करता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अपना कौन सा है? 144 में बढ़ रहे कि निम्नलिखित कौन सी मृदा के प्रकार राजस्थान शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? पहले ही बता दिया था ये मैंने, पहला वीडियो जिसने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो, पहला देख ले।
पहला एरिडी, फिर एंटी, फिर इधर अल्पी, इधर वर्टी, फिर इधर इनप्टिसॉल है। ये पूछ रहा है कि मृदा के प्रकार राजस्थान शुष्क क्षेत्र में कौन सा एरिडीसॉल हो जाएगा, एरिडी, या मतलब ये क्या बोल रहा है एंटीसॉल, ऑन्टिसॉल भी एरिडी ऑप्शन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा एंटीसॉल। बिल्कुल आसान था, 144 में 3 हो जाएगा, 144 3। 145 में आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि राजस्थान में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी, कहना है मतलब ये ऐसे पूछ रहा है अवरोही क्रम। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई राजस्थान में चंबल बनास लूणी माई चंबल माई बनास, तो इसका ऑप्शन ये है अपना 3 नंबर बनास। ये राजस्थान में पूछ रहा है, राजस्थान की नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मैं, एक तो ये याद रखना है, राजस्थान की नदियों को पूछता तो चंबल वगैरह वो आ जाती। राजस्थान के अंदर वाली आंतरिक प्रवाह है ना, उसमें सबसे बड़ी बनास नदी है, उसके बाद में लूणी है, उसके बाद में चंबल है, उसके बाद में माई है। एक तो ये याद रखना है। सबसे पहले अपन ये बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है आजकल, तो एक तो मैं पूछ रहा है और एक अफवाह क्षेत्र के अनुसार पूछे ना, अफवाह क्षेत्र के अनुसार, अफवाह क्षेत्र के अनुसार पूछे तो भाई राजस्थान की पूछे या राजस्थान की सबसे अफवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी, तो चंबल आ जाएगी पहली, उसके बाद में माई आ जाएगी माई, और उसके बाद में बनास आ जाएगी, और उसके बाद में लूणी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या ये पूरी राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान में से चंबल होके जा रही है। और यदि इस जगह मैं डाल देता, मैं कि राजस्थान के मैं, तो यह मैं ही डाल रखा है, मैं आता ना तो उल्टा हो जाता। मैं में क्या है, ये मैं वाला ही पूछा है, इसमें प्रश्न यही है। बनास लूणी, बनास है लूणी है, फिर चंबल, फिर माई हो जाता। ठीक है, ये राजस्थान में है तो आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद में बात करें कि अफवाह क्षेत्र के अनुसार, तो अफवाह क्षेत्र के अनुसार भी यही है सेम। ठीक है, और उसके उप बेसिन की बात करें ना, उप बेसिन, उप बेसिन सर्वाधिक कौन सी नदी के, उप बेसिन लूणी के, याद रखें सर्वाधिक लूणी के बेसिन है। उप बेसिन कितने हैं 12, ये आपके सभी नोट्स हम लिख रखे हैं। 12 लूणी के हैं, बनास के हैं, उसके बाद में 11, और उसके बाद में किसके हैं चंबल, और उसके बाद में है माई के, ध्यान रखें। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या, औसत लिंगानुपात से अधिक कितने हैं भाई, ये पूछ रहा है कि भाई औसत लिंगानुपात कितना है राजस्थान का। पहले तो आप ये बताएं, औसत लिंगानुपात आपको याद होना चाहिए। पहले तो एक बात याद रखें आप लोग, औसत लिंगानुपात कितना है, औसत लिंगानुपात राजस्थान का कितना है 927। उसमें से लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो ये एक 18। ये थोड़ा डीप क्या और डीप ज्यादा था, कितने हैं उससे कम, पूरे जिले का, हर जिले का होना चाहिए याद, ये बोल रहा है। तो उस अनुसार से थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या है 18। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये कौन सा पूछ रहा है, ये बात करें तो हाँ, अगला प्रश्न, जनगणना 2011 अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सी न्यूनतम जनसंख्या थी। कौन जिलों में, राजसमंद, प्रतापगढ़, बूंदी, जेपी के घर में सबसे कम जनसंख्या थी किसके, जेपी जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़। ठीक है, तो इसने जैसलमेर तो दिया नहीं और उसने दे दिया प्रतापगढ़। सबसे कम जनसंख्या यही है प्रतापगढ़ के अंदर, और सर्वाधिक जनसंख्या किसके, जानू, जयपुर के बाद में जे जानू में जयपुर, जोधपुर, अलवर, उसके बाद में कौन सा, अलवर के बाद में जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ठीक है, ये जे जानू में सर्वाधिक है, जे जानू करते रहते हैं, वहाँ क्या है जनसंख्या ज्यादा है, जे जानू जयपुर। और मतलब ये नॉर्मल पूछ रहा है, और सबसे कम कहाँ है, जेपी के घर में कम है। जैसलमेर अपन पता है बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जैसलमेर बाद में याद रखे, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, बाद में कौन सा है प्रतापगढ़, जेपी के घर में कम है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, मरुस्थलीकरण के कारणों के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पे, कि भाई मरुस्थलीकरण है ना, तो उनके कारणों की, उच्च तापमान व न्यून वर्षा, बहुत अधिक तापमान है, न्यून वर्षा है, जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद में वायु प्रदूषण, क्या है वायु प्रदूषण दिया है, अत्यधिक वायु, मतलब वायु प्रदूषण होता है, वायु में मतलब ज्यादा हो गया, वायु प्रदूषण कारण नहीं हो सकता मरुस्थलीकरण, ये अपन को लगता होगा, लेकिन वायु प्रदूषण कैसे हो जाएगा, वायु में धुआं है तो उसे मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, तो मरुस्थलीकरण वायु प्रदूषण से नहीं है कहने, मतलब इसने 148 के अंदर क्या आंसर माना है, ये ए और बी माना है,
ए और बी दोनों, आरपीसी ने यही माना है भाई, जो भी है आपको कैसा भी लग रहा हो, लेकिन आरपीसी ने ए भी माना है, सी नहीं माना है। वायु पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोग घर बसा रहे हैं, जमीन को तोड़ रहे हैं उस वजह से, और उसके बाद में उच्च तापमान व न्यून वर्षा हो रही है, इसलिए मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? मरुस्थल की दशाओं, जैसे मरुस्थलीय दौरा था, धीरे धीरे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, कहने मतलब जो अच्छी जमीन थी ना वहां भी धूड़ आ रही है, कहने मतलब मरुस्थलीकरण की दिशाएं बढ़ रही है वो वैसे। और कहाँ कैसे बढ़ रही है? राजस्थान में। तो मरुस्थलीकरण की दिशा जैसे जो अरावली वाला है ना, ये इस साइड से इस साइड मरुस्थलीकरण की दिशा बढ़ रही है, ठीक है। धीरे धीरे ये अरावली को लोग ग्रीन पट्टी वगैरह विकसित करके कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 1954, 1956, 1955, 1957। क्या ये प्रश्न डिलीट हो गया? क्योंकि ऑप्शन के अनुसार 1959 देना चाहिए था। जो काजरी है ना, कब हुई? 1959। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं, आरपीसी वाले एग्जामिनर ज्यादा ही भावुक हो गया, भावुक होने के चक्कर में ऑप्शन दिया नहीं, इस चक्कर में ये 1959। और इसके उप केंद्र है, ये आप याद रख लें, 5 उप केंद्र है। कितने? 5 केंद्र है। कहाँ के हैं? इसके मतलब रीजनल सेंटर है। एक तो बीकानेर में है, बीकानेर में जस्ट उसके नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट पास में पाली। और उसके बाद 2 ऐसे केंद्र है जो राजस्थान से बाहर है, एक भुज में और एक कहाँ है? लेह में। ये 5 केंद्र है, जिसके नहीं लिख रखा वो लिख सकते हैं, 3 और 2 और 1। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लेह, काजरी है जो कि क्या है? शुष्क एरिड संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। 1959 में स्थापित हुई। तो ये पूछेगा वापस, ध्यान रखें आप, 1959। और रीजनल सेंटर कितने? 5 संख्या में पूछ सकता है। राजस्थान से बाहर कितने? 2 है। 3 राजस्थान के अंदर है। कौन से जिलों में है? इन तीनों जिलों में। हेडक्वार्टर जोधपुर में, उप मुख्यालय यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? पर्वतीय उपोष्ण पर्वतीय वन, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। 1 सेंटीमीटर नहीं, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। एक राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी अरावली, पश्चिम अरावली, आबू पर्वतीय क्षेत्र। इसका क्या हो जाएगा? आबू पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। अगला ये स्कूल लेक्चरर ग्रुप ए के अंदर हुए थे कुछ प्रश्न। 80 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा में निम्नलिखित किस जिलों से नहीं गुजरती है? ये बहुत ही कठिन स्तर का प्रश्न था। ये 80 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा, तो ये यहाँ गुजरती है। इसमें झालावाड़ भी है, बूंदी भी है। कुछ किताबों में मतलब बूंदी वगैरह मतलब ये दे रखा है, और कुछ में झालावाड़ दे रखा है। आरपीसी ने इसका आंसर क्या माना है? अभी प्रोविजनल आंसर की आ रखी है, उसमें बूंदी माना है। कोचिंग वाले वगैरह ये जो व्याख्याकार है, हरिवंश सक्सेना में भी मतलब जस्ट पास में बता रखी, उसमें भी झालवाड़ा है, लेकिन आरपीसी ने इसका क्या माना है? बूंदी आंसर माना है। ध्यान रखें आप, बूंदी 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। बहुत ही मतलब थोड़ा सा ये ऐसा एक प्रश्न आ ही रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था ऐसा। इस प्रश्न में आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद में राजस्थान में दिसंबर 2024 का सड़क घनत्व कितना था? 86 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर, 86 100 किलोमीटर, 86 100, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 52.77 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। ये तो सीधा डाटा था, इसमें कोई सहायक। उसके बाद में देखो कि काली सिंध की, मैंने कहा ना सहायक नदियां पूछ रहा है, ये काली सिंध वाली सहायक नदियां, ये फर्स्ट ग्रेड बहुत लेवल के प्रश्न थे। तो ठीक है, 58 में क्या है? माई नदी। माई का अपन पढ़ लिया था, माई वाली सारी सही। जैसे ए अन्ना 4 पाई में सोजा वाला ऑप्शन था। माई नदी कहाँ है? अन्नास। ए से 3 कितना में आ रहा था? 2 में। मैंने कहा 2 ऑप्शन में वो फंसा रहा है। उसके बाद में काली सिंध, पार्वती, बेड़च। उसके बाद में क्या पूछ रहा है? ये काली सिंध। तो उसके बाद में ये अपने बी का 4 और इधर बी का 1। तो बी में 4 है यहाँ, तो अहली। यहाँ बी में पूछ रहा है कि भाई मतलब ये निवाज। तो ये बी है ना, काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? निवाज। काली सिंध की सहायक नदी है निवाज। तो ध्यान रखें आप, जहाँ काली सिंध मैंने लिखा था ना, वहां से पास में लिख दे एक निवाज भी इसकी सहायक नदी। एक अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ ली थी। तो ये अलग अलग जगह आ रही है, आरबीसी हिंट दे रहा है, वो काली सिंध का दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में सी से 4 क्या है? पार्वती की है अहेली, और बेड़च का है गंभीर। तो बेड़च की कौन सी है? डी से 2। तो इसको पता था, डी बेड़च वाला सबको पता है, और ये अनाथ वाला सबको पता है। इसने दोनों में ये 2 दे दिए। उसको तो ये पता था, ये दोनों न तो किसी ने पढ़ रखी थी, सामने थे नोट्सों में भी नहीं थी, ये दोनों में फंसा रहा था। लगभग ये प्रश्न सभी लोगों को गलत हुआ था, क्यों पता ही नहीं था निवाज किसकी सहायक नदी, काली सिंध की होगी या बेड़च की होगी। बेड़च की नहीं, पार्वती होगी अधिकतर, और पार्वती की अहली, ये भी नहीं पढ़ा होगा। तो याद रखें, ये तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। माई नदी की अनाज और काली सिंध की निवाज नदी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित चोटियां उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में वही अपने
ट्रिक पढ़ना है। कौन सा ट्रिक? जो पहले अपन पढ़ा था वही ट्रिक से ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो इसको एंड करें क्या? अभी मतलब काफ़ी 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो इस सीरीज़ को आपने मतलब जो अपने ये वीडियो की सीरीज चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी, इसको प्यार देने के लिए धन्यवाद है आपको। आगे वीडियो आएंगे 2-3 अपन पूरा ही कर लेंगे। लगभग 50% क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ आते आ जाएंगे। और आप लाइक करें, कमेंट कर सकते हो। और जिसने मतलब पहले वीडियो नहीं देखे वो पहले जाए, और नवयुग एकेडमी कुछ अच्छा सुझाव वो दे दे आप। और आपका अपना ही खुद का ही चैनल है, ज़्यादा मतलब आप अपने दोस्तों को भी सजेशन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही एंड करते हैं।